आगे भाई आप लोग। चलो, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं यही बता रहा था ना आप लोगों को पिछले क्लास में, जो कि अभी नेटवर्क की इशू के कारण क्लास बंद हो गई थी। मैंने नेटवर्क सही कराने में थोड़ा समय लग गया, तो इसलिए अभी ये टाइम हो गया। ठीक है, नेटवर्क फिलहाल सही है ना? अभी आवाज आवाज सही से जा रही है ना? सुनाई दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? मैंने ये बताया था आप लोगों को कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। न्यूटन ने बताया था कि सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम बाहर निकलते हैं, जिसमें लाल रंग और बैगनी रंग के विभिन्न प्रकार के प्रकाश होते हैं। जो स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसमें लाल रंग का स्पेक्ट्रम जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। है ना? ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे तरंग होते हैं जो कि लाल रंग के ऊपर होते हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे तरंग होते हैं जो लाल रंग के नीचे होते हैं, वो नहीं दिखाई देते, जिसे हम लोग क्या दिखाई नहीं देती, उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो देखिएगा सभी लोग, मैंने आपको यही बताया था ना कि कुछ ऐसे तरंग होते हैं जो लाल रंग के ऊपर होते हैं, कुछ ऐसे तरंग जो लाल बैगनी रंग के नीचे होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देगा तो उसे क्या कहेंगे? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान देना, लाल रंग के ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इंग्लिश में कहा जाता है ना? क्या? अवरक्त, अवरक्त स्पेक्ट्रम। लाल रंग के ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और लाल रंग के नीचे वाले को, बैगनी बैगनी रंग के नीचे वाले को क्या कहा जाता है? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहा जाता है? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम या फिर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। यानी लाल रंग के ऊपर वाले ऐसे स्पेक्ट्रम जो दिखाई नहीं देते हैं, जो अदृश्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बैगनी रंग के नीचे वाले ऐसे स्पेक्ट्रम जो कि क्या दिखाई नहीं देते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उसे पराबैंगनी। देखो, पराबैंगनी नाम देखो, पराबैंगनी। पराबैंगनी मतलब बैगनी के पार, बैगनी के नीचे स्पेक्ट्रम को क्या बैगनी पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या आप लोग डिफिनेशन खुद से लिख लोगे? बैगनी रंग के नीचे, बैगनी रंग के नीचे वाले यानी जो स्पेक्ट्रम होता है उसे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लाल रंग के ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या आप लोग डिफिनेशन खुद से लिख लोगे? लिख लेना खुद से आप सभी लोग, है ना? खुद से लिख लेना सभी लोग, ठीक है ना? समझे? है ना? तो खुद से लिख लेना ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों का एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं। रामबाण तरीका, सर रामबाण तरीका क्या होता है? इसके बारे में तो मुझे बता दो। मैं बताऊंगा अभी, बस सब्र करो, फिर बता रहा हूं। फिर दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे चुटकियों में बन जाता है ना। क्वेश्चन कैसे चुटकियों में बन जाता है। चलिए, इसको रब करूं मैं? समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम न्यूटन ने बताया था। कौन बताया था? न्यूटन ने बताया था। क्या बताया था? सूर्य के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैगनी रंग के कुछ प्रकाश पाए जाते हैं, जिसमें लाल रंग का स्पेक्ट्रम सबसे दृश्य क्षेत्र में तथा बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम सबसे छोटा होता है, लाल रंग का सबसे बड़ा होता है ना? और लाल और बैगनी के ऊपर वाले जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे लाल रंग के ऊपर वाले अवरक्त स्पेक्ट्रम होते हैं, लाल रंग के नीचे वाले पराबैंगनी स्पेक्ट्रम होता है ना? ये सब समझ में आ गया? चलो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और फिर दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे जाता हूं कैसे पूछा जाता है। मैं ट्रिक
बता रहा हूं, ध्यान देना। ये ट्रिक बहुत खतरनाक है, किसी भी किताब में नहीं पाओगे ना। मैं बहुत मेहनत से बनाया था और यहां से क्वेश्चन आईआईटी नीट में भी पूछे जाते हैं और इसी ट्रिक पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिक है RMIBUXG। देखो भाई, मैं सच्चाई है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, इंग्लिश मीडियम के बारे में ज्यादा जानता हूं, इसलिए जो मैं ट्रिक बनाया इंग्लिश मीडियम से बनाया। हालांकि मैं इसका हिंदी बता दूंगा, आप इंग्लिश मीडियम में याद रखेंगे तो आसानी रहेगा इंग्लिश में ट्रिक को, ठीक है ना। तो ध्यान देना सभी लोग। देखो, आर का मतलब हो गया रेडियो, आर का मतलब रेडियो। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है माइक्रोवेव्स या फिर सूक्ष्म तरंगे। देखो अभी क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग। आई का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है अवरक्त विकिरण या फिर इंफ्रारेड। या फिर इंफ्रारेड। भी का मतलब होता है, भी का मतलब क्या होता है? दृश्य रे या फिर विजुअल तरंगे। वी, भी इसका मतलब होता है दृश्य। अच्छा, दृश्य तरंगे में कौन आता है? विग ब्योर का नाम सुने? विग ब्योर। दृश्य तरंगों में कौन कौन से आते हैं ये बताओ। दृश्य तरंगों में कौन कौन से तरंग आते हैं बताओ। दृश्य तरंगों में कौन कौन से तरंग आते हैं? लाल रंग से बैगनी रंग वाले तरंग आते हैं ना। दृश्य तरंग में कौन कौन से तरंग आते हैं बताओ भाई। दृश्य तरंग में कौन कौन से तरंग आते हैं? बिग ब्योर वाले आते हैं ना, जो लाल रंग से बैगनी रंग तक होते हैं। हम्म, कौन से तरंग आते हैं बताओ। रेड और ब्लू नहीं आता है, रेड से ब्लू के बीच का पूरा आता है, बिग ब्योर वाला। पढ़े हो ना आप लोग? आप लोग पढ़े हो ना? विब ब्योर, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, विब ब्योर। एक मिनट मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये भी से मतलब होता है दृश्य तरंगे, जिसमें होता है आपका वी आई बी जी वाई ओ आर, ये बिग ब्योर होता है। इसमें क्या होता है? हाँ ठीक है, हो गया हो गया। इसमें क्या होता है? बिग ब्योर, VIBGYOR। ठीक है, छोड़ो जाने दो, उसका उतना उतना क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। यू का मतलब होता है क्या है? यू का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में इसको लिखोगे पराबैंगनी। देखो अभी क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स रे। और जी का मतलब क्या होता है? गामा। ठीक है, ये सबका मतलब होता है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं? प्रश्न सबसे पहले यह बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव ले लो चाहे सब्जेक्टिव ले लो, हर जगह ये क्वेश्चन बनता है। एक मिनट में दिखा भी दे रहा हूं आप लोगों को। इधर देखिए आप लोग, देखो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन से हैं? ये क्वेश्चन देख रहे हो आप? ये नहीं कि केवल सब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, एग्जाम में यही पूछा ही जाता है। सबसे कौन सी तरंगे की विद्युत चुंबकीय तरंग है? देखो इसमें पूछा है ना, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह आपके सामने है। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन कौन सी तरंग है भाई? रेडियो है, सूक्ष्म है, और ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। इसमें के अलावा कोई भी तरंग होगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा।
ना, ना वो नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा आपसे, कौन तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका जवाब क्या होगा? कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होगा? ध्वनि तरंगे होंगी ना, ध्वनि तरंगे आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि ध्वनि तरंगे ऐसे होती हैं, मैं यहां से बोला ध्वनि तरंगे, उष्मा तरंगे जल तरंगे थोड़ी ना होगा ना, ध्वनि तरंगे होंगी। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो कौन सा आपका पूछा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैसे पता करोगे कौन सा नहीं है? आप देखो जरा इसमें, रेडियो, माइक्रो, अल्ट्रा, RMI, VUFG में से अगर इसके अलावा कोई और होगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। अल्फा किरण है क्या इसमें? नहीं है ना, एक्सरे है, अल्फा थोड़ी ना है। गामा है, गामा भी है। औरक्त मतलब औरक्त वाला इंफ्रारेड है, लेकिन अल्फा तरंग नहीं है, तो अल्फा तरंग आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हुआ। तो यानी कि आपको केवल यही याद रखना, RMI, VUFG, इससे आप फटाफट फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन कर लोगे। अल्फा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। देखो इसमें भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा तरंग नहीं होगा ना। तो इसमें आप समझो क्वेश्चन कितने भी बना सकते हो इसमें से। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आप लोगों को ना। बताओ, देखो ये तो आज स्टार्टिंग में ही देख लिए हो आप लोग। ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्न में से घटता हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग का घटता हुआ क्रम लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घटता हुआ क्रम लिखने के लिए। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के न्यूनतम होगा, किसका न्यूनतम होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, इसका ट्रिक है मेरे पास, इसका ट्रिक है मेरे पास। ऐसे क्वेश्चन अभी उड़ाने लगोगे, लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगा, इसका एक ही चीज मानेगा, डेडिकेशन। ध्यान से इधर आप तो देखना, अभी हो जाएगा। पानी उनी नहीं पियो तो पी लो मेरे साथ साथ, फिर हम ट्रिक पे आते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग ना। ध्यान देना सभी लोग, ट्रिक के तरफ ध्यान देना, फिर क्वेश्चन खुद से करोगे आप लोग ऐसे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अच्छा ये सुनो, रेडियो आपके घर गांव में सब लोग सुने हैं क्या? आप लोग रेडियो सुने हो, रेडियो पे गाना सुने हो, FM रेडियो वाले पे गाना सुने हो क्या आप लोग? अरे बताओ, रेडियो पे क्या आप सभी लोग गाना सुने हो? हाँ या ना? रेडियो पे क्या गाना सुने हो? अच्छा आपके दादा दादाजी सुने हैं? हाँ FM 2.9 जो भी है XYZ सुने होगे ना। क्या गाना सुनने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा हुआ कि सर और चला गया, कान उन फट गया, या ऐसा कुछ दिक्कत हो गया? ऐसा तो हुआ नहीं ना, ऐसा तो हुआ नहीं, नहीं ना। लेकिन अगर कभी गामा किरण में गलती से चले गए ना, तो जिंदगी खराब हो जाएगी। 4-5 संतानें तक अंधे और लूले पैदे होंगे, इतना जान लेना। 5-6 आपका जो न संतान खराब हो जाएगा गामा किरण में जाओगे तो। अरे हाँ या ना, सुन समझ में आ रहा है? यानी रेडियो में जो ऊर्जा होता है ये कम होता है, तभी तो कुछ नहीं, सुनने पे कुछ नहीं हो रहा है। कान का नहीं लगा के सुनोगे तब पर भी रेडियो कुछ नहीं होगा, इसमें ऊर्जा क्या होगा, कम होता है, ऊर्जा कम होता है। किसका? रेडियो का। लेकिन गामा किरणों का ऊर्जा अधिक होता है। गामा एक किरण होता है, एक रेडिएशन होता है, किसी को मारना है तो उसके ऊपर गामा से मार दो, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो गामा में क्या ऊर्जा बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। पहली बात तो बहुत अधिक होता है। तो आप इस दिमाग RMI VUFG याद है तो समझ लेना, इसका ऊर्जा सबसे कम, इसका सबसे अधिक, यानी इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ रहा है, इसके बाद इसका अधिक होगा, फिर इसका अधिक होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, सबसे अधिक गामा का होगा। नंबर एक बात, एक क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा जाता है इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा किसका है, सबसे कम ऊर्जा किसका है। बहुत क्वेश्चन भी होगा एक दो, आइए देखते हैं। चलो ऊर्जा वाला क्वेश्चन लगने से पहले क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन भी होगा ऊर्जा वाला। एक मिनट में देखता हूं क्वेश्चन है कि नहीं है।
पहले एक बार सभी लोग याद करो इसे, RMI BUFG को याद करो। RMI BUFG को याद करो। कर्म में क्या नहीं, दोबारा नहीं समझाऊंगा वंश प्रजापति, सोकर आओगे दोबारा समझाओ, बदमाशी। RMI BUFG को याद करो एक बार सभी लोग, फिर मैं बताता हूं ट्रिक आप लोगों को, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो कर नहीं पाओगे आप लोग। याद हो गया? अरे गामा का मतलब गामा किरण होता है, एक्सरे किरण होता है, उसी तरह गामा किरण होता है। गामा का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जो ये तरंगे होती हैं, तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, किरण है एक तरह से। गामा का मतलब, अरे गामा का मतलब गामा तरंग, तरंग है, क्या बताऊं मतलब, रेडियो तरंग होता है, इसी तरह गामा तरंग होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ध्यान देना। अगर आपको याद हो गया तो एक संबंध आप लोग पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर ना एच न्यू, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, एक संबंध एच न्यू या फिर एच सी अपान लैम्डा, ऐसा पढ़े होंगे। यानी जिसकी ऊर्जा अधिक होगा, जिसका ऊर्जा अधिक होगा, उसकी न्यू का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति भी अधिक होगी। अगर पूछा जाए रेडियो की आवृत्ति अधिक होगी कि गामा की आवृत्ति, तो किसका आवृत्ति अधिक होगी बताओ जरा। अगर आपसे मैं पूछूं कि रेडियो की आवृत्ति अधिक है कि गामा की आवृत्ति, तो किसका अधिक आवृत्ति बताएंगे बताओ, आप किसका आवृत्ति अधिक बताएंगे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो की आवृत्ति अधिक या गामा की आवृत्ति अधिक, किसकी आवृत्ति अधिक? हाँ, अरे किसकी आवृत्ति अधिक भाई? हाँ, अरे बताओ ना, नहीं बताओगे? अरे RMI BUFG छोड़ो, रेडियो की आवृत्ति अधिक या गामा की आवृत्ति अधिक? गामा की आवृत्ति अधिक होगी ना, क्योंकि जिसका ऊर्जा अधिक होगा उसी की आवृत्ति अधिक होगी। लेकिन यहाँ पे ये लैम्डा को देख रहे हो, ये लवंडा को देख रहे हो, ये लवंडा जो है नीचे है, ये लवंडा क्या है? नीचे है, इसे लैम्डा कहा जाता, मैं लवंडा कहता हूं, नीचे है। यानी कि अगर आवृत्ति अधिक होगा, ऊर्जा अधिक होगा, तो इसका मान कम होगा। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि रेडियो और गामा में से किसकी आवृत्ति अधिक होगी और किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, तो बता लोगे? बताओ, रेडियो और गामा में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, ये बताओ, ये बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब करके बताना, रेडियो और गामा में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? रेडियो और गामा में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? रेडियो और गामा में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? अरे बताओ ना, हाँ, रेडियो और गामा में से किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? अरे बताओ, एक शब्द में लिखो, गामा का या रेडियो का? किसका? अरे जो गामा का कह रहे हैं ना भाई, मारने का मन कर रहा उनका, उनको मुझे, उनको मारने को मन कर रहा है मुझे। अरे भाई साहब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ई का मान अधिक होगा तो ई आवृत्ति का मान अधिक होगा, ये दोनों ऊपर है, लेकिन जब आवृत्ति का मान अधिक है तो ये गामा तो नीचे है ना, लैम्डा, लैम्डा नीचे है ना, जो लैम्डा नीचे होगा यानी जिसका आवृत्ति अधिक होगा, जिसका ऊर्जा अधिक होगा, उसका लैम्डा कम होगा। यहाँ पे गामा का ऊर्जा बहुत अधिक है तो इसकी लैम्डा का मान कम होगा, लैम्डा का मान क्या होगा? कम होगा ना। इसी तरह रेडियो की ऊर्जा कम है तो यहाँ पे लैम्डा का मान अधिक होगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। भाई क्या पढ़ रहे हो? देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर रहने का मतलब है कि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। हो गया या हो गई आप लोगों की पढ़ाई? खत्म हो तुम लोग? खत्म हो? कर लिया आप लोग अपनी पढ़ाई? हो गई?
कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को, छोटा सा दिमाग नहीं। सब लोग इसे याद करने के लिए कहते हैं, मैं तो ट्रिक बता दिया आप लोगों को, इस ट्रिक से फटाफट कर लेना। चलो अब फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें बताओ किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगी, बताओ एक बार सभी लोग फटाफट आंसर, फटाफट आंसर बताओ किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगी। इसमें बताओ आंसर, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगी भाई, नहीं बताओगे? आंसर बताया करो यार, सवाल करो, सवाल का आंसर दो, बवाल क्यों कर रहे हो? सबसे कम होगी तरंगदैर्घ्य, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ, नहीं बताओगे? सबसे कम किसकी होगी? अब भाई तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने की बात पूछ रहा है आपसे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तरंगदैर्घ्य कम उसी का होगा जिसका ऊर्जा, यानी ऊर्जा अधिक होगा, जिसका ऊर्जा होगा उसी का तरंगदैर्घ्य कम होगा ना। मैंने बताया ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य में एकदम एक दूसरे के 36 का आंकड़ा चलता है, सास बहू वाला। अगर ऊर्जा अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, ऊर्जा कम होगा तो तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये समझ लो, नीचे होने का मतलब यही है। तो भाई ऊर्जा किसका अधिक होगा? गामा का ऊर्जा अधिक होता है, तो गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा ना। फिर कहां से रेडियो रेडियो बता रहे हो तुम लोग? गामा का अधिक होगा सबसे ना तरंगदैर्घ्य। ध्यान देना, इन दोनों में संबंध क्या होता है? जिसका ई का मान अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका ई का मान अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका ई का मान अधिक होता है, कम होता है। ये दूसरे के विपरीत होते हैं। और जिसका ई का मान अधिक होता है उसका आवृत्ति अधिक होता है, मतलब आवृत्ति समान होता है, समझ सकते हो? फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जवाब देने की कोशिश करना सभी लोग। ये अगर आ गया ना तो 80% क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी एग्जाम में। ये देखो आपके सामने है, आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस पीले रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किससे अधिक, मतलब पीले रंग का प्रकाश, जो पीला रंग का प्रकाश है उससे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होगा? एक चीज देख रहे हो, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो याद कर लेना। इधर से एक भी ध्यान देना, फिर ये क्वेश्चन का जवाब देना। इधर से ऐसे जा रहे हो तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, किसका? ऊर्जा का मान बढ़ेगा, यानी सबसे कम ऊर्जा रेडियो का होगा, सबसे अधिक गामा का होगा। इधर से ऐसे जा रहे हो तो आवृत्ति का मान, आवृत्ति का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे कम, सबसे 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 कम रेडियो का, सबसे अधिक गामा का आवृत्ति होगी। अगर इधर से ऐसे जा रहे हो तो 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 तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? घटेगा। मतलब अगर यहां से यहां जा रहे हो तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो का होगा, सबसे कम गामा का होगा। नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो सभी। अब रह गई बात, सर ये बताओ पीले रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? अरे लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, पीले रंग से क्या मतलब? तो लाल का आंसर होगा। अरे भाई मैंने पहले बताया ना, दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। पीले रंग से अधिक किसका? लाल का ही होगा। मैंने बताया था यार, रहम करो मेरे ऊपर थोड़ा सा, पढ़ो करो, ध्यान दिया करो सभी लोग, लाल का होगा। अरे मैं टिकुली का एग्जांपल लिया था, लड़कियां टिकुली लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? वो लाली लगाती हैं, लाल क्यों लगाती हैं? क्योंकि दूर तक दिखाई दे। अरे वो लगाती हैं कि नहीं लगाती हो तुम लोग? मैंने नहीं देखा किसी का ओठ लाली, भाई मेरे ऊपर शक मत करना आप लोग, मैं फ्रेश हूं एकदम, ठीक है? क्यों? दूर तक दिखाई दो, इसीलिए तो उसका तरंगदैर्घ्य, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है वो उतना दूर तक दिखाई देता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है ना। कितना खतरनाक दिमाग लगाती हैं दिखाने के चक्कर में। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, पीले रंग से भी अधिक होगा। पूरे रंगों में से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इतना दिमाग में याद रख लेना। पूरे रंगों में से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। बात समझ में आई? हाँ। सबसे कम किसका होगा? बैगनी रंग का होगा।
अरे सबसे कम किसका होगा? बैगनी रंग का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आप बिग बी और लिखोगे ना तो इधर वाले का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये रेड का सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य, रेड वाले का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा। मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा है। मैं देखता थोड़ी ना किसी का आउटलाइन लिख, कभी नहीं देखा, मैं सही बात बता रहा हूँ, फ्रेश हूं एकदम, ठीक है ना? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य। आगे चलते हैं। ये तो हो गया था। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा नहीं है, तो यह बता लेंगे कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है भाई। बताओ इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताओ। ये क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अरे बताओ। अरे भाई, अगर इसमें देखो तो रेडियो है, सूक्ष्म है, औरक्त है, दृश्य है, पराबैंगनी है, एक्सरे है, गामा है। कहीं पे क्या ध्वनि तरंगे हैं? नहीं है ना ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हुआ। बस आपको RMI BUSG से फटाफट आंसर दे दोगे आप, टेंशन ही नहीं लेना है, फटाफट आंसर दे दोगे। बस RMI BUSG याद होना चाहिए, बस RMI BUSG याद होना चाहिए। अरे देख लो यहाँ पे कहीं ध्वनि तरंगे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे ना, तो ध्वनि नहीं दिखाई दे रहे तो क्या दिक्कत? आंसर आपका ध्वनि तरंगे हो जाएंगे। इस लिस्ट में जो तरंगे दी गई हैं वही विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे, अन्यथा कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। जो तरंगे हैं वही विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, जो नहीं है वो नहीं होगा ना। बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिग बी और से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य हरे रंग से अधिक होगा? यहां पे फंसा दिया है। हरा रंग क्या है यहाँ पे? ग्रीन है, ग्रीन से अधिक क्या येलो और ऑरेंज और रेड का होगा? सीधी सीधी बताओ। मैंने बताया इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। ये वायलेट रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और ये रेड है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हरा यहाँ पे है, हरा से अधिक किसका? येलो का हो सकता है, ऑरेंज का हो सकता है, रेड का हो सकता है। येलो है इसमें, ये वाला येलो है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अरे मैंने बिग ब्योर वाला दिखाया था, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने यहाँ पे बताया था, 1 मिनट में क्वेश्चन को उधर कर रहा हूं। यहीं पे मैंने बताया कि देखो, ये वायलेट कलर, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, ये रेड है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो ये वायलेट जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, ये रेड है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य हरा वाले से अधिक हुआ? हरा ग्रीन है, ग्रीन से अधिक किसका? येलो का हो सकता है, ऑरेंज का हो सकता है, रेड का हो सकता है। तो इसमें से किसका अधिक होगा? बताओ। ऑरेंज येलो रेड किसका अधिक होगा? ऑरेंज का ही अधिक होगा ना, या रेड का होगा? तो येलो दिया है, यानी ग्रीन से येलो, ग्रीन के बाद येलो पड़ा है, इधर वाले का सबसे कम, उधर वाले सबसे अधिक, यानी ग्रीन कम होगा, येलो वाले का अधिक होगा। ये पीला सही होगा आंसर। बताओ होगा कि नहीं पीला होगा? हाँ, ये वाला ऑप्शन जाएगा। आगे चले, पीला। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न केवल ऑब्जेक्टिव में, जबकि सब्जेक्टिव में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, और केवल आप एक ही ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे, बस क्वेश्चन लगाना चाहो तो। ये पूरा PDF मैं दे दूंगा आज, आप लोगों को लगा लेना।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। सब्जेक्टिव में देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, स्रोत क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है। आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या होता है, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है, यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत। ठीक है, देखो लिखा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले का नाम लिखिए। सबसे अधिक वाले का नाम क्या होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले का नाम क्या होगा। अरे बताओ, आंसर कर लोगे। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले का नाम, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले का नाम बताओ भाई। मैंने बताया ना सबसे अधिक किसका होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक किसका, गामा रेड इसका होता है ना। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है ना। देखो यहाँ पे दिया है, ये जो नहीं दिया है इसका ना, यहाँ पे देखो सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग रेडियो तरंगी तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, गामा तरंगी का होता है। हाँ बताओ, हाँ बताओ भाई। अरे बताओ, हमको लग रहा है इसमें आंसर गलत दिया है। आंसर गलत दिया है इसका, टाइपिंग गलत हो गई है, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। बताओ, गलत दिया है आंसर। हाँ कौन करा है, गलत आंसर दिया है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, रेडियो का होगा। मैंने बताया था सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लैम्डा का होता है। कौन कर रहा है, गलत दिया है, गलत बता दिया सब लोग। गलत, सही है सही है, हाँ सही है, शायद सबका सही है, बहुत बढ़िया। जो सही सही कर रहे हैं वो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो गलत मेरे गलत कहने से जो गलत में आ गए उनका गलत हो गया, वो पढ़ नहीं रहे, वो मजे ले रहे हैं बस यहाँ पे क्लास में आके। तो सबसे अधिक मैंने यहाँ पे कहा, सबसे अधिक लैम्डा का मान, लौंडा का मान रेडियो का होता है। लौंडा सबसे ज्यादा रेडियो सुनते हैं, है ना, बूढ़े थोड़ी सोएंगे। और सबसे ज्यादा गोल्ड जो होता है, सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम किसका, गामा का होता है। तो ही तो दिया है, सबसे अधिक तरंग रेडियो का, सबसे कम गामा का, है ना, यही तो दिया है। फालतू क्यों आप लोग मजे लेते हो ना, मैंने गलत कर दिया तो सब लोग गलत गलत करने लगे। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ये देखो 1000 तरंग दैर्ध्य, ये तो आगे आगे पढ़ना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन, वैद्युत तरंगों के आवृत्तियों के बढ़ते क्रम में लिखिए। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है तो रेडियो, सूक्ष्म, परावैंगनी, फटाफट लिख डालो। ये बढ़ता ही क्रम है, ये बढ़ता ही क्रम है ना, ये बढ़ता ही क्रम है ना भाई, ये बढ़ता ही क्रम है ना। ये देखो यहां से इधर बढ़ना का क्रम है, ये सब देखो, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बताओ, ये बढ़ता ही क्रम है ना भाई, बढ़ता हुआ क्रम है कि नहीं है। RMI BUSG लिख देना भाई, हो जाएगा एग्जाम में। ये बहुत अच्छा ट्रिक है यार, कोई नहीं बताएगा ना। देखो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लग जाएंगे, जाके देख लेना सभी लोग, है ना। देखो वही लिखा है जो मैं कहा हूं ना। देखो इसके आगे देखो,
निम्नलिखित में से चुंबकीय तरंगों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, है ना, तरंगों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो रेडियो, गामा, एक्सरे, माइक्रो में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बताओ, ये क्वेश्चन कौन बता लेगा? ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। हाँ, अरे बताओ, निम्नलिखित में से सबसे कम किसका होगा? गामा का होगा, है ना। सबसे कम किसका होगा? गामा का होगा। उसके बाद किसका होगा? बताओ, उसके बाद किसका होगा? एक्सरे का होगा, क्योंकि गामा के बाद एक्सरे, या सबसे कम गामा का, इससे अधिक एक्सरे का, एक्सरे से अधिक विजुअल, और जो भी दिया उस हिसाब से करेंगे। एक्सरे, हाँ, एक्सरे के बाद किसका? एक्सरे के बाद गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद माइक्रो सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो, रेडियो का सबसे कम होगा। सिंपल है यार, एक ही चीज से सब क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बस याद रखना, इधर से इधर जाने में ऊर्जा बढ़ती है, इधर से इधर जाने में आवृत्ति बढ़ती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य घटता है। यानी तरंगदैर्घ्य रेडियो का सबसे अधिक होता है, गामा का सबसे कम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो इसी तरह। सुग्राही रेडियो के प्रसार सम्मत, ये ऐसे क्वेश्चंस करने अभी हम लोग आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब है एक्सरे के गुण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मुझे लगता है कि मेरे जो बनाया गया ये ट्रिक था, ये सही सटीक है, इससे आप पूरे क्वेश्चंस कर लोगे, आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, कर लोगे, हाँ या ना? चलो ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। कर लोगे ना? वैसे तो आपका चैप्टर खत्म हो गया है, वैसे तो आपका चैप्टर अब खत्म हो गया है इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि रेडियो तरंग का यूज बताइए, एक्सरे तरंगों का यूज बताइए, गामा तरंगों का यूज बताइए। तो कहो तो मैं पीडीएफ में दे दूं, आप लोग पढ़ लो, या फिर कहो तो मैं ही यहीं पे याद कराऊं पढ़ाऊं, क्या करोगे? उसके बाद एक मैक्सवेल का 4 समीकरण है, वह बताना, मतलब कुल मिला के 10-20 या आधे घंटे का समय बचा हुआ है क्लास को कंप्लीट होने में। लेकिन मुझे नहीं लगता क्लास को आगे कंटिन्यू करना सही होगा, क्योंकि कुछ लोग नेटवर्क नेटवर्क ये कर रखे हैं। और कहो तो मैं खत्म कर दूं, नहीं कहो तो नेटवर्क प्रॉब्लम कहोगे तो मैं कल खत्म करूंगा। कंप्लीट है सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट है, समझ लो। मुश्किल से 15 मिनट ये तो याद करें, जैसे रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगों का यूज कहाँ पे किया जाता है? आपको पता है, रेडियो तरंगों का यूज टीवी उवी प्रसारण में किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन काफी सारा पूछा गया है, यही तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो देखो, ये तो मैं दिया हूँ आप लोगों को ना, ऐसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ ना, ये देखो, यहाँ पे ये देख लो क्वेश्चन, सूक्ष्म तरंगों का यूज कहाँ पे किया जाता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए ना, निम्नलिखित तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। ऐसे उपयोग अगर आप बताओ तो मैं बता दूं, उपयोग लिखिए ना। तो इस तरह का होता है क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, बता दूं, पढ़ा दूं, या नेटवर्क इशू है बंद कर दूं क्लास? आप लोग बताओ यार, क्लास के बीच में बंद करो करने लगते हो, अच्छा नहीं लगता है। मैं तो पढ़ा सकता हूँ अभी, 10-20 मिनट और लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। वैसे मैं सोचा मैक्सवेल वाला छोड़ ही दूं, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, पूछा ही नहीं गया है कभी, तो क्या उसको पढ़ाऊं? मैक्सवेल वाला छोड़ ही दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैक्सवेल का चारों समीकरण तो पढ़े ही हो, क्या करूं बताओ? ये उपयोग बता दूं या फिर कल बताऊं? हाँ, डाउट क्लास ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं, ये मैं पूछ रहा हूँ।
वो तो पढ़ाना तो है, आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं, ये मैं ये पूछ रहा हूं। दो तीन लोगों को छोड़ के सब लोग कल कल कर रहे हैं। अब डिजिटल बोर्ड होता तो यहीं पे लिख के आपको पढ़वा देता, रटवा देता। चलो कुछ लोग आज कर रहे हैं, तो आज वालों की मैं काम करता हूं और आज ही इसको मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग डालिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि पराबैंगनी किरणों का, या फिर जैसे आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या दिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। चार ही दिया है, मैं आपके सभी तरंगों का एक या दो उपयोग लिखवा देता हूं, आप लोग याद कर लेना उसे, ठीक है। चलिए ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उपयोग में पूछता है क्वेश्चन, तो उपयोग में लिखा देता हूं और इसे याद कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, याद ही करना है ना। जिसमें सबसे पहला देखो, क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूं, सबसे पहला मैं गामा तरंगों को लिखाऊंगा, गामा किरणों का। गामा किरणों का कहां कहां पे उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा गामा किरणों का उपयोग जो है, ये सबसे पहली बात, जो गामा किरणें होती है इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। मैंने बताया था ऊर्जा RMI VU से ऊर्जा बताया था अधिक होती है, ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण ये जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में करने में इसका प्रयोग किया जाए, नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में किया जाता है ना, इसका ऊर्जा अधिक होने के कारण, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है, दूसरा एक और लिख देना ना, दूसरा इसका प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है क्या, इसका दूसरा उपयोग लिखिएगा, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। गामा के दो उपयोग लिखवा दें, दो बहुत है, पूछा जाता है एक ही, ठीक है। इसी तरह से एक्सरे, दूसरा लिखते हैं एक्सरे। एक्सरे के बारे में तो आप लोग जानते हो क्या क्या कहां कहां पे उपयोग किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग चिकित्सा में टूटे हुए हड्डियों को, इन सभी चीजों को देखने में प्रयोग किया जाता है ना। तो सबसे पहले क्या, चिकित्सा में टूटी हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग एक और लिख देना, दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग है, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे आप लोग जाते होंगे, जो दिल्ली वगैरह से होंगे, जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली के हैं, कौन कौन दिल्ली से है यहाँ पे ना, बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, भले ही उनका कहीं और घर है, दिल्ली रहते हैं, तो मेट्रो स्टेशन पे देखे होंगे अपना बैग वोग रखना पड़ता है, वो अंदर से जाता है ना, तो जो एक्सरे के थ्रू ही बैग वोग को पता लगाने में ना बैग वोग जो होता है ना, क्या क्या करने में, मेट्रो स्टेशन में धातु या विस्फोटक पदार्थों के पता लगाने में, मेट्रो स्टेशन पर धातु या फिर विस्फोटक पदार्थ को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। धातु या विस्फोटक पदार्थों को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे। देखते हो बैग चेक करते हैं ना, हाँ चेक करते होंगे, मुझे पता है, तुम ही तो हो। एक्सरे का प्रयोग, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट ना, पराबैंगनी का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ध्यान देना, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है,
इसका उपयोग देखिए जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? जीवाणु, देखो हमें भी याद नहीं है, को नष्ट करने में क्या किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने में, नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। किसका करते हैं? पराबैंगनी किरणों का प्रयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में हम लोग करते हैं। किसको नष्ट करने में? जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग डॉक्टर जो है अपने, जो नहीं होता है जिसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो अपने उपकरणों को, डॉक्टर जो होते हैं अपने उपकरणों को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग लिख देना, डॉक्टर अपने, डॉ से मतलब डॉक्टर, उपकरणों को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अपने उपकरणों को क्या शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, मतलब उसे मतलब साफ उफ करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक आता है दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे, इसका उपयोग कहां कहां पे किया जाता है? तो दृश्य तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है, यह खानों को, जो खान होता है ना, खान, कोयला खान या सोने का खान, अरे सोने खान के नाम से कुछ लड़कियों के मुंह में पानी आ गया होगा ना, मैं जानता हूं। खानों को खोजने में किया जाता है। ठीक है। किसका? दृश्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। या फिर जीव जंतुओं को, जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतुओं को खोजने में, पृथ्वी पर उपस्थित, सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं को खोज में किया जाता है। देखो इसका ट्रिक वर्क मेरे पास नहीं है। जीव जंतु के खोज में क्या किया जाता है? जीव जंतुओं के खोज में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 1 2 3 4, 4 तो हो गया आपके सामने। याद तो करना पड़ेगा भाई ना, इतना लिखो सभी लोग, फिर मैं आगे दिखाता हूं। हो गया, दृश्य तरंग हो गया ना खानों की खोज में। चलो आगे चलते हैं। ये एक दृश्य हो गया, तो कौन सा बचा है दृश्य के बाद? अवरक्त बचा है, माइक्रो बचा है, रेडियो बचा है। चलिए लिखिए अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एक दो उपयोग पूछता है आपके एग्जाम में। अवरक्त तरंगों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग, अवरक्त तरंगों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? देखिए इसका उपयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं इसका। ठीक है। नंबर 1 की ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह होगी, सेना में उपयोग कर, मतलब मौसम की भविष्यवाणी में। दूसरा आप लिखो, मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग करते हैं। ठीक है? अवरक्त तरंगों का उपयोग चिकित्सा में करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी में करते हैं। हाँ मैम, हाँ मैम बोलिए।
हाँ मैं कुछ समय थोड़ा सूझिए, क्लास ले रहा हूँ, मैं जस्ट उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है? चिकित्सा में मौसम की भविष्यवाणी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट औरत तरंगे हो गई। औरत तरंगे के बाद आपका क्या है? औरत तरंगे के बाद क्या है आपका ना? औरत तरंगों के बाद क्या होगा? जिसे एक और लिख सकते हो, फलों के सुखाने में। फलों के सुखाने में, सुखवाने में इसका प्रयोग किया जाता है। औरत तरंगे हो गया भाई। औरत तरंगों के बाद आप माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे लिखिएगा। माइक्रो या फिर सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगों में क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। माइक्रो या फिर सूक्ष्म तरंगों में इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? माइक्रो या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग वायुयान के नेविगेशन के लिए राडार में प्रयोग किया जाता है। वायुयान के नेविगेशन वाले राडार में प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? वायुयान के नेविगेशन वाले जो राडार होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए किया जाता है। अच्छा, पेटीज कौन कौन खाया है बताओ? माइक्रोवेव ओवन में जो दिल्ली से होंगे उनको पता होगा, मेट्रो स्टेशन या जो कोटा गए हैं या कोटा जाएंगे उनको पता होगा, कोटा में अगर दोपहर में कुछ खाया जाता है तो पेटीज खाया जाता है। मैं भी खा के उसी को रहा हूं, और आप लोग भी अगर जाएंगे तो उसी को खा के रहेंगे। सही बता रहा हूँ। दोपहर को लंच में पेटीज ही मिलता है वहां पे। 10 रुपए का मिलता था, अब हो सकता है महंगा हो गया हो, मुझे नहीं पता कितने रुपए का हुआ है। तो माइक्रो ओवन जिसमें पेटीज उसी में रखा जाता था कि पेटीज गर्म रहे। आप लोगों के इलाके में भी होगा इस तरह से, डब्बे के नुमा होता है ना। तो माइक्रो ओवन में भोजन पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें भी पकता कैसे है? माइक्रोवेव तरंगों से होता है भोजन पकाने में, ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता है। एक है रेडियो। रेडियो लास्ट बच्चा है, रेडियो मैं नहीं लिखाऊंगा, मेरी मर्जी, खुद से तैयार कर लेना आप, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक मैं छोड़ा हूं, वह है मैक्सवेल का जो नियम है, मैं छोड़ दिया हूं एकदम पूरी तरीके से टॉपिक को। क्यों छोड़ा हूं? क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में। उठा के देख लेना आप लोग अपने पेपर को, कब पूछा गया है, अपने क्वेश्चंस बैंक को उठा के देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और अगर मैक्सवेल का जो समीकरण होता है वो भी 4 समीकरण को मिला के बनता है। वो होता है उसमें गाउस का नियम, और ये गाउस के बाद आप लोग एम्पियर का परपति, ये सब नियमों को मिलाकर एक ही बना देता है मैक्सवेल का चारों, मतलब 4 लोगों के नियम को बनाकर एक नियम बना दिए थे मैक्सवेल ने। यानी आप लोग चारों नियम पढ़े हुए हो, ऑलरेडी चारों नियम पढ़े हुए हो, बस उन्हीं को जोड़कर एक नियम बनाना है। वह होता है मैक्सवेल का। जैसे मैक्सवेल के गाउस का नियम लिख दोगे, गाउस के बाद फैराडे का नियम लिख दोगे ना, फैराडे के बाद जो ये एम्पियर का परपति नियम लिख दोगे। इन चारों नियमों को मिलाकर एक नियम बना दिया गया। और एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, ये बी डॉट ए, उसे लिखो, तो वो मिलाकर एक बना दोगे तो वो आपका बन जाता है मैक्सवेल का समीकरण। अब मैक्सवेल का समीकरण इन चारों की स्टेटमेंट को मिलाकर बनता है, ठीक है भाई। चारों पढ़े हो आप लोग? अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं लास्ट में कभी पढ़ा दूंगा, लेकिन जरूरत है नहीं यार, मत नहीं पूछा जाता है। और ये जो मैं पढ़ाया हूं इसमें से पक्का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में,
पक्का बनेगा क्वेश्चन, इतना समझ लेना। पूरा पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा, देख लेना आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे, जो शिखर बैच है उसमें, ठीक है ना। तो इसको रब करें पूरा क्वेश्चंस का, ठीक है। पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ क्या आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसे पूरा लगा देना। हाँ, विस्थापन धारा, वही विस्थापन धारा, उसी में परिभाषा आता है। विस्थापन धारा का परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है ना। किताब खोलोगे ना, किताब में सबसे पहले विस्थापन धारा दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, हाँ ठीक है। अब आगे ऐसे ही चैप्टर है, 14वां चैप्टर थोड़ा बड़ा, उसमें 4 घंटे लगेंगे। और अगर मैं मजे से पढ़ाऊंगा सब में 3-4 घंटे लगेंगे, मजे से नहीं पढ़ाऊंगा, तेजी से पढ़ाया तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल से 10 से 12 लेक्चर या 15 लेक्चर और लगेंगे अधिकतम कंप्लीट करने में फिजिक्स। तो फिजिक्स तो आपका कंप्लीट है। केमिस्ट्री में थोड़ा समय लगेगा, केमिस्ट्री आराम से चलने दो, क्योंकि केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं। तेज किया तो नहीं याद होगा, फिर परेशान हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तेज किया तो नहीं याद होगा, परेशान हो जाओगे आप लोग। मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, देख लेना आप सभी लोग, लगा लेना। और चैप्टर, हाँ तेज कर दूंगा तो नहीं याद होगा रिएक्शन, फिर परेशान हो जाओगे। हाँ फिर समझ लेना फिर, इसलिए मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री को, आसानी से पढ़ा रहा हूँ ताकि रिएक्शन याद करते चलो। आज कोई भी क्लास नहीं होगी, बढ़िया से इस चैप्टर को कंप्लीट करो। कल क्लास होगी केमिस्ट्री का, ठीक है। कल क्लास होगी केमिस्ट्री का, मैं टाइमिंग सुबह बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं समय से उठ जाऊंगा तो 9 बजे करा दूंगा, नहीं समय से उठूंगा तो 2-3 बजे कराऊंगा, ठीक है। वाईटी पे भी क्लास नहीं लूंगा आज, ठीक है। दरअसल क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ ये स्टूडियो जो है इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करवाने के चक्कर में, तो आज मैं जाऊंगा प्लम्बर को बुला के लेकर आऊंगा, जो लकड़ी सकड़ी लगाता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आने वाला, तो उसके लिए सामने से एक वो होता है ना प्लाई लगवाने के चक्कर में, तो उसी को सोच रहा हूँ जाओ बुला के दिखा दूं। और लगाना होता, कल संडे है, कल शाम उनको टाइम में लगा देगा ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसी चक्कर में मैं जा रहा हूँ। सुबह में क्लास होगा 9 बजे से होगा, या फिर शाम को 3 या 4 बजे से होगा, जो भी टाइम होगा मैं सुबह में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास होगा, डाउट क्लास परसों 14 आराम से होगा, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट है आप लोगों का। सभी को जय मां सरस्वती। तैयार कर लेना, मैं पूरा से पूरा आप लोगों को दे दूंगा उसका पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ लगा लेना होगा, ठीक है। जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, सुबह में, ओके।